हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता मिश्रा आपके अपने ओम शिव शक्ति क्लासेस पे स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि मेरे भावी शिक्षक भाई बहन सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम जैसा कि कल क्लासेस ले चुके थे इस शिक्षण सामग्री से संबंधित। ठीक है, तो आज हम यहीं पर कुछ डिस्कस करने आए हैं जो क्वेश्चन है इन्हीं से संबंधित। चलो, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर ये यूट्यूब पे चैनल है हमारा, जिसमें टेलीग्राम की लिंक दी हुई है। तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, डेली की क्विज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हमारे डेली क्विज सॉल्व कराए जाते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं और आप डेली के वीडियोस भी प्राप्त कर सकते हैं और उनके वीडियोस की आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप क्लासेस स्टार्ट करने पहले सबसे पहले आप 1 सेकंड अपना निकालिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेहनत करके कंटेंट तैयार किया जाता है, तो एक घर नहीं, दो घर नहीं, घर के कोने कोने आपके जितने भी पुराने रिश्तेदार भाई बहन जो जहाँ हों, आप अगर वो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर अपना सहयोग दें। ठीक है, क्योंकि ये कक्षा निःशुल्क है, इसलिए सभी को लाभ प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो हम चलते हैं आज के अपने कंटेंट की ओर, देखते हैं आज क्या पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, ये शिक्षण अधिगम सामग्री पढ़ने वाले हैं जो कि शिक्षण में सहायक होती। हम यहाँ कल कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिए थे, जैसा कि कुछ भाई बहन हमारे छूट गए थे, तो उनके लिए भी आज एक क्लासेस है कि आप अपना कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर लें और आज के बाद ये क्लासेस आपको देखने की जरूरत फिर ना पड़ी। ठीक है, बस आप रिवीजन के लिए बस आप इस क्लास को देखो और बार बार आपको शिक्षण अधिगम सामग्री पढ़ने की जरूरत बिल्कुल ना पड़े। हम ऐसा कंटेंट लेकर आए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या 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 आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जैसा कि कल हमने अबेकस पढ़ चुका है, सारी चीज़ें हमने पढ़ चुकी, बट उसी का रिवीजन है, उसी के कॉन्सेप्ट के तहत हमने क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ से लिए हैं वो सी टेट, MP टेट, UP टेट से लिए गए हैं। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन यहाँ पर जितना हमने लिया है। ठीक है, तो ये अबेकस है, जैसा कि आप परिचित होंगे अबेकस से। तो ये अबेकस है, मोतियों की माला है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ इनका यूज कहाँ कहाँ होता है थोड़ा ये भी हम जान लेते हैं। इनका यूज होता है गिनती सिखाने में, स्थानीय मान में, गणना करने में। ठीक है, तो कहाँ कहाँ होता है, गिनती सिखाने में, स्थानीय मान में, गणना करने में। चलिए इतना तो हमने कल वैसे सीख लिया था, बट इन्हीं के तहत हम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या क्या कैसे किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, अबेकस से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है सी टेट का। ठीक है, सी टेट का आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या, अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रयोग या प्रभावी होता है। अबेकस का प्रयोग छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में प्रभावी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, बोलना सिखाने में या लिखना सिखाने में या गिनती सिखाने में या हस्तलेख सिखाने में। ठीक है, तो बोलना सिखाने में अबेकस का यूज नहीं होता है, जैसा कि हमने देख लिया था कल अपने कॉन्सेप्ट क्लास में कि हमारा किसमें किसमें यूज होता है, गिनती सिखाने में होता। थोड़ा देख लेते हैं कैसे गिनती सिखाने में होता है। जैसे कि आपकी ये मोतियों की माला दी हुई है, तो आप काउंट करवा सकते हो बच्चों से, क्योंकि बच्चे जो चीज़ें देखते हैं प्रत्यक्ष रूप से वो ज़्यादा आसानी से सीखते हैं। ठीक है, और आपको इस तरीके से टीचिंग, अगर आप टीचर बन भी गए हैं तो आपको इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि ये प्रत्यक्ष तरीके से देख पा रहे हैं कि मोतियों की माला है और उनको डेली लाइफ में भी वो देखते रहते हैं, तो चीज़ें उनको ज़्यादा मजा भी आता है पढ़ने में उनको और अब चीजें भी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोतियों की माला दी हुई है, पहली ये दूसरी, ठीक, आप उनको बताओगे काउंट करने के लिए कि ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये 5 हो गई, ये 5, ये 6, 7। ठीक, ऐसे करके उनको क्या बताओगे आप कि टोटल हमारा कितना हुआ, 7 हुआ। आप उनको इस तरीके से समझाओगे। तो ये किस तरह का यूज हो, गिनती सिखाना। अब स्थानीय मान की बात आती है, इसी में एक क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि स्थानीय मान में कैसे यूज होता है ये। ठीक, तो आपको आप क्या लिखोगे यहाँ पर, ये आप इकाई, ठीक, यहाँ पर दहाई, सैकड़ा, ऐसे करते करते आप स्थानीय मान की स्थानता भी दिखाओगे। इसमें प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू का भी यूज होता है अबेकस में। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल इधर उधर क्वेश्चन जाने की जरूरत, देखने की जरूरत नहीं है आपको, जो मैं बता रही हूँ बिल्कुल वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक, चलिए तो देखते हैं कि हमने देख लिया है कि यहाँ पर इनका यूज होता है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा देख लें। यहाँ पर आंसर होगा आपका, ना तो बोलना सिखाने में होगा, ना लिखना, क्योंकि बोलना लिखना उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है उनका यूज, ना हस्तलेख सिखाने में। ठीक है, इनका यूज कहाँ पर होता है, गिनती सिखाने में। ठीक है, अब क्योंकि जो डायग्राम के तहत मैं लेके आई हूँ, तो आपको क्वेश्चन में बिल्कुल भूलेगा नहीं आंसर कि आंसर क्या होगा। ठीक है, चीज़ों को बैठाने के लिए मैं यहाँ पर जो डायग्राम ली हूँ, जितने सारे डायग्राम, चीज़ों को आपके दिमाग में फिट करने के लिए लाई हूँ। ठीक, चलिए तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ, पहला क्वेश्चन हुआ। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रिया है।
अंक गणित की 4 मूलभूत संक्रिया। ठीक, जैसा कि आप बचपन से जब आप पढ़ाई करना स्टार्ट किए हो, या आपके छोटे भाई बहन, ठीक, जो भी हैं, तो वो मूलभूत सबसे पहले उनको आप क्या सिखाते हो? क्या योग सिखाते हो, या भाग सिखाते हो, या परिमाप निकाला, या कि क्षेत्रफल ज्ञात करना? इन चारों चीजों, पांचों चीजों को आप सबसे पहले उनको सिखाते हो, या कि आप परिकलन सिखाते हो उनको बचपन में ही? सबसे पहले अगर वो स्कूल जाना स्टार्ट किए हैं तो आप क्या सिखाओगे? क्या परिकलन सिखाओगे, या संगणना सिखाओगे, रचना करना, या समीकरण बनाना, या कि योग गुणा भिन्नों को दशमलव में बदलना? चौथा ऑप्शन है योग व्यवकलन गुणा भाग। ठीक, क्या क्या है? योग व्यवकलन गुणा भाग। ठीक है, तो ये हुआ, योग हो गया, व्यवकलन हो गया, गुणा हो गया, आपका भाग हो गया। ठीक, तो ये हो, तो हम देखते हैं यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा और क्यों होगा, ये भी जान लेते हैं। ठीक है, और राइट आंसर जो नहीं हो वो भी क्यों नहीं, ये भी हम थोड़ा जान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि आपकी चीजें और भी क्लियर हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि जब 4 मूलभूत संक्रियाओं की बात आ रही है, आप मूलभूत संक्रिया, क्योंकि इनके बिना आप कोई भी सॉल्व ही क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, मैथ का आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये कौन सी संक्रिया है, इनको हम क्या कहते हैं? मूलभूत संक्रिया है। ठीक है, जैसे हमारे कुछ मूलभूत जरूरतें होती हैं, वैसे ही क्या जीवन के लिए जरूरतें होती है, मूलभूत होती हैं, और ये मैथ के लिए जरूरी है, अंक गणित के ये मूलभूत संक्रिया है। ठीक, तो देखते हैं योग तो चलो ठीक है, भाग ये भी सही है, ये भी मूलभूत है, इसके बिना आगे की कोई प्रोसेस आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, परिमाप, यहाँ पर जो परिमाप दिया है क्षेत्रफल, क्या आप अगर आप LKG UKG के बच्चे को आप कैसे सिखा सकते हो कि परिमाप और क्षेत्रफल निकालना? ठीक, तो ये हमारा आप ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं परिकलन। फ्रेंड्स, परिकलन या कलन वर्ड आपको जहां भी आए, सीटेट के पेपर फर्स्ट हो, पेपर सेकंड हो, KBS का हो, चाहे NBS का हो, चाहे MPTET का क्वेश्चन हो, अगर आपको प्राइमरी लेवल का क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको क्या आंसर करना है? परिकलन और कलन, परिकलन और कलन वर्ड को ध्यान में रखना है और आपको डायरेक्ट टिक करना है कि ये आंसर नहीं होगा। ठीक, ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को परिकलन या कलन के लिए हम कौशल विकसित नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर? संगणना या रचना करना, समीकरण बनना। क्या आप रचना करना, त्रिभुजों की रचना करना या किसी भी चीज की आप रचना करना सिखा सकते हो बचपन में? नहीं, ये आप नहीं कर सकते, ना बच्चे सीख पाएंगे रचना, समझ ही नहीं पाएंगे। अगर आप ये किसी भी चीजों को आप प्रत्यक्ष जो डेली लाइफ में यूज होते हैं, अगर उनके तरीके से आप कुछ एंगलों को बताना भी चाहोगे तो वो देख भी लेंगे, समझ भी जाएंगे। जैसे रोटी को क्या कहेंगे वो? जैसे रोटी गोल गोल होती है उसी तरह क्या कह देंगे? चंद्रमा, चंदा मामा होते हैं उसी तरह। ठीक है, आगे की जो विधियां हैं हम इनमें पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे इनको। ठीक है, चलिए तो देखते हैं यहाँ पर रचना करना, समीकरण बनाना। वो इतने बचपन में समीकरण कैसे बना सकते हैं वो? ठीक, वो समीकरण बनाना नहीं सीख पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर तीसरा क्या है? योग गुणा भिन्नों को दशमलव में बदलना। क्या क्या है? योग है, गुणा है, भिन्नों को दशमलव में बदलना है। भिन्न को किस में बदलना है? दशमलव में बदलना है। तो योग गुणा तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भिन्नों को, ये भिन्न, ठीक है, दशमलव में बदलना, इतने बचपन बच्चे नहीं सीख पाएंगे, भिन्नों को दशमलव में बदलना नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। अब हमारा फोर्थ ऑप्शन बताएं जो कि राइट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप गुणा, भाग, जोड़, घटाव के बिना आप बच्चे को मैथ सिखा ही नहीं सकते हो, इम्पॉसिबल है। ठीक, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा? ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। पूछा मूलभूत संक्रिया है तो हमारे मूलभूत संक्रिया, इन्हीं के बिना हम मैथ के कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, बाकी इनके बिना कर सकते हैं। ठीक, लेकिन इनके बिना हम आगे की संक्रिया नहीं कर सकते। ठीक, चलिए तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 10 ग्राम। क्या है? 10 ग्राम। थोड़ा जान लेते हैं कि 10 ग्राम का यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, 10 ग्राम का यूज होता है 2D आकृतियों में। एक क्वेश्चन बनता है कि 10 ग्राम, एक होता है 10 ग्राम और दूसरा होता है जियो बोर्ड। काफी कंफ्यूजन भरा क्वेश्चन आता है, एक होता है 10 ग्राम, दूसरा होता है जियो बोर्ड। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करता है कि ये इसका यूज 2D में होता है कि 3D में होता है। क्या होता है? 2D में होता है कि 3D में। ठीक है, तो चूंकि जो जियो बोर्ड होता है उसका भी यूज हम किस में करते हैं? क्षेत्रफल में थोड़ा, क्योंकि जो घन घनाभ है, जो जियो बोर्ड का यूज हम करते हैं घन घनाभ में करते हैं। ठीक है, तो उनका आयतन भी निकालते हैं। तो जब आयतन आप निकालोगे तो पूरी चीज को निकालोगे। ठीक है, उसका लंबाई, ऊंचाई, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये 2D और 3D दोनों बहुत कंफ्यूज भरा रहता है। ठीक, तो हम यहाँ पर आज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए तो देख लेते हैं किस में यूज होता है 10 ग्राम का। 10 ग्राम का यूज होता है, यहाँ पर यूज बताया गया है इसका 2D आकृतियों को पहचानने में। किसमें? 2D आकृतियों में। ठीक, चलिए क्या 5 त्रिभुज, एक आयत, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक, इसमें यहाँ पर वैसे हमने समझ लिया है कल इसकी क्लासेस में, बट आज आप रिवीजन कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, आपको ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा और यहाँ तीसरा, ये चौथा, 5 इसमें त्रिभुज बनते हैं।
एक इसमें क्या बनता है, वर्ग बनता है, क्या बनता है, वर्ग बनता है, और इसमें एक क्या बनता है आपका, समांतर चतुर्भुज बनता है 10 ग्राम में आपका। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका कैसे बनता है, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। 10 ग्राम किन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में उपयोग होता है। ठीक, किन आकृतियों का क्षेत्रफल, क्योंकि हमने देख चुका है 5 उसमें क्या होती हैं, त्रिभुज होती हैं। वर्ग कितना होता है, 1 होता है। समांतर चतुर्भुज कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन हमसे पूछ रखा कि क्षेत्रफल किन आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में उपयोग होता है, इन तीनों को हमने देख चुका है। ठीक है, तो मतलब इन तीनों का तो होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाए, उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी का यूज होता है उसमें। ठीक है, 10 ग्राम में। 10 ग्राम के बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं डिटेल में कि क्या है, कहाँ से यूज हुआ है। चूंकि ये है क्या कि चीन की एक पहेली है, एक प्रकार की ये चीन में क्या होता था, इसी तरह की एक जहाजें होती थी, इसी डिजाइन की जहाज होती थी, लेकिन जहाज के तौर पर अब जो जहाँ रहता है उस चीज को प्रत्यक्ष देखता रहता है कि कहाँ पर इसका यूज होगा। ठीक है, तो वहाँ की जो टीचर है कुछ दिनों बाद उस जहाज को क्या किसमें यूज करने लगे, वो शिक्षण सामग्री में अपने यूज करने लगे, मैथ में। ठीक, चलिए बच्चों को समझाने के लिए, ताकि बच्चे और भी चीजों को आसानी से समझ पाए। ठीक, चलिए तो हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा जियो बोर्ड। क्या है, जियो बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, आयत दिया हुआ है, ठीक है, त्रिभुज दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, वर्ग दिया हुआ है। ठीक है, तो इतनी सारी यहाँ पर आकृति दी हुई है। तो पूछ क्या रखा है, जियो बोर्ड। ठीक, यहाँ पर क्या क्या है, कंटेंट क्या है हमारा, जियो बोर्ड है। ठीक है, इसमें बच्चा क्या किस चीज का इसमें मदद लेता है, इसमें लेता है त्रिभुज का लेता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का लेता है, इसमें आयत का लेता है, इसमें वर्ग का लेता है। ठीक है, और इसमें बच्चा किस किस का लेता है, घन घनाभ का भी लेता है, क्योंकि ये 3D आकृतियों में यूज होता है। ठीक है, 3D आकृतियों, और 3D आकृतियों क्या होता है, आयतन निकलता है। क्या निकलता है, आयतन। चूंकि यहाँ पर आयत का भी दे रखा है, त्रिभुज का भी दे रखा है, क्षेत्रफल की बात हो रही, इसीलिए इसका यूज कभी कभी क्वेश्चन में जो पूछता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए 2D का यूज होता है या जियो बोर्ड का यूज होता है या 10 ग्राम का। ऑप्शन में अगर आपके 10 ग्राम नहीं है तो आप क्या टिक करोगे, जियो बोर्ड टिक करोगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल भी निकल रहा है इनका। ठीक, आयत का भी, समचतुर्भुज का है, और इनका यूज बेसिकली किस में होता है, घन घनाभ में भी इनका होता है, घन घनाभ का आयतन निकालने में। तो यहाँ पर 2D और 3D दोनों आपका, बट आपका ऑप्शन पर डिपेंड करेगा तो ऑप्शन क्या कह रहा है वहां पर। ठीक, चलिए तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कैसे ये लकड़ी का बना हुआ एक बोर्ड होता है। ठीक है, क्या होता है, लकड़ी का बना होता है। आप चाहोगे तो अब दूसरे रूम में रख सकते हो, आप जहां पर भी रखे हो तो स्थान बदल सकते हो। ठीक है, ये 3D आकृति को पहचान है, इसका आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन कैसे बनता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। कॉन्सेप्ट तो आपने देख लिया, बट क्वेश्चन भी देखना जरूरी है। ठीक, देखते हैं कि आप कक्षा 4th के विद्यार्थियों को क्षेत्रफल और परिधि की अवधारणा को शिक्षण करने में कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर आपके सामने कक्षा 4th का एक विद्यार्थी है, ठीक, उसको आप क्या बताओगे, क्षेत्रफल और परिधि की अवधारणा बता रहे हो, चीजों को उसको मतलब क्षेत्रफल और परिधि का कॉन्सेप्ट बता रहे हो कि कैसे कैसे क्षेत्रफल निकलता है, क्या परिधि क्या होती है, क्या किसी भी चीज का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक तरह से 2D है, ये जो हमने पढ़ चुका है पहले, क्षेत्रफल और परिधि। क्योंकि परिधि जो होते हैं आयतन के तहत भी घन घनाभ में भी आ जाती है जियो बोर्ड में। ठीक है, 3D आकृतियों वाले में। ठीक है, क्योंकि परिधि आप पूरे का मापन निकाल लोगे उसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन में क्या क्या ये देख लेते हैं। पहला अबेकस, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि अबेकस तो इसमें यूज ही नहीं होता क्षेत्रफल और परिधि में। ठीक है, तो अबेकस तो जोड़ घटाव में होता है। जियो बोर्ड, ये भी सही है। भिन्न की किट, आप भिन्न की किट से कैसे समझा सकते हो, ब्लॉक 10 ब्लॉक, इससे भी आपका नहीं, आपका राइट ऑप्शन जैसा कि हमने देख भी लिया है क्षेत्रफल और परिधि, तो आपका क्या है यहाँ पर जियो बोर्ड ऑप्शन होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, जियो बोर्ड हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उनके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। अगर आप कक्षा 2 के शिक्षार्थी को सरल आकृति, छोटी छोटी आकृतियों को, जैसे त्रिभुज है, ठीक है, आप त्रिभुज बता रहे हो और आप वृत्त बता रहे हो, ठीक है, आप आयत बता रहे, इनको बताने के लिए, इनसे परिचित कराने के लिए, सिर्फ नॉर्मली इनका परिचित कराने के लिए, इनका लंबों और किनारों की, आप यहाँ पर ये कितने शीर्ष होते हैं, ठीक है, इन सबको आप परिचित छोटे बच्चों को करा रहे हो, तो सबसे जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सबसे जो अति उत्तम उपकरण है, इन उपकरणों में से कौन से उपकरण जो है जो इनमें आप इनको बच्चों को समझाने में आप उपयोग में लोगे। ठीक है, पहला है श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड। आप ब्लैक बोर्ड पर आप जैसे कि अब यहाँ पर मान लीजिए आप ब्लैक बोर्ड ही है, तो क्या इससे बच्चे सीख जाएंगे। अगर आपने लिख भी दिया है, किसी चीज को लिख दिया है,
तो बच्चा तो नहीं लिख पाएगा, छोटा कक्षा सेकंड का विद्यार्थी तो बच्चा तो नहीं लिख पाएगा, तो आप ही लिखोगे, तो क्या बच्चे लिखने बस देखने बस सीख जाएगा? नहीं, ये राइट ऑप्शन नहीं है आपका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर जियो। थर्ड क्या है? 3D सॉलिड्स के नेट्स, 3D आकृति। ठीक है, तो 3D सॉलिड्स के नेट्स होते हैं, नेट्स तो यहाँ पर यूज नहीं हो। घन घनाभ हमने देखा है, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या करें, सिंपल क्या बता रहे हैं, सरल आकृति। बच्चा कौन सी क्लास का है? सेकंड क्लास का है। तो आपने देखा है कि लंबों और किनारों की बात हो रही है, ठीक, लंब और किनारों की बात हो रही है। तो यहाँ पर चूंकि अगर 10 ग्राम होता ऑप्शन में, तो आप क्या टिक करते? 10, क्योंकि वो भी 2D आकृति, क्षेत्रफल और इनका यूज उसमें होता है। तो ऑप्शन में 10 ग्राम नहीं है, ऑप्शन में क्या है? जियो बोर्ड। तो ये भी 3D आकृतियों के लिए होता है यूज। किसमें यूज होता है? 3D आकृतियों के लिए होता है। तो चूंकि हम वहां पर घन घनाभ का भी आतन निकालते हैं, किसमें? जियो बोर्ड में। घन घनाभ का, त्रिभुज का भी, आयत का भी, समचतुर्भुज का भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, क्यों हो जाएगा? हमने ज्यादा अच्छे से समझ भी लिया है। ठीक, चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर ग्राफ पेपर है। क्या है? ग्राफ पेपर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर है आपका। अब इनका यूज कहाँ, थोड़ा ये भी हम जान लेते हैं। द्विमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में जो ग्राफ का यूज होता है, कहाँ होता है? ये द्विमीय आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में होता है। ठीक है, और दूसरा यूज कहाँ होता है इनका? सांख्यिकी में आंकड़ों को प्रदर्शित करने में एवं उनमें संबंध बताने में। किसमें होता है? आंकड़ों को प्रदर्शित करने में होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कैसे होता है इसका यूज, ये भी जान लेते हैं। ठीक, मान लीजिए अगर आपके पास क्या है, ये आंकड़ों की बात जब कर रहा है कि अगर आप किसी चीज पर आप क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी चीज अगर आप वृद्धि बता रहे हो, उसका कमी बता रहे हो, तो आप किस तरीके से, आपने देखा हो ग्राफ में देखा होगा, 10th या 12th में आपने पढ़ा होगा किस तरह से बार के तरीके से वो क्या समझाते हैं हमको, आंकड़े भी बताया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कि मतलब यहाँ पर सन 2005 में कितनी वृद्धि हुई, इतने परसेंट हुई, इसको मान लीजिए 0.5 मान लिया। ठीक है, सन 2007 में कितने परसेंट की हुई? 0.7 की हुई, मतलब वृद्धि। फिर कमी होकर किस में आ गई? मान लीजिए ये यहाँ पर कम बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कम बताया, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बताया, यहाँ पर और भी कम बताती है। 0.3 है, 0.7 है, 0.5 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या, अगर वो वृद्धि की बात कर रहा है या कमी की बात कर रहा है, तो आप ग्राफ में उसको ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हो। तो इसमें बच्चों को ज़्यादा समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम के तहत आप समझा रहे हो उसको। ठीक है, ये हमारा पहला उपयोग हुआ। अब दूसरा उपयोग कहाँ होता है, ये भी थोड़ा हम जान लेते हैं। दूसरा उपयोग होता है, कभी कभी पटवारी लोग को आपने देखा होगा कि जो लेखपाल लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कहाँ पर किसकी ज़मीन ज़्यादा हो रही है, यहाँ पर इतने तक इनकी है, इतने तक फलाने की है। ठीक, तो ये क्या होता है इसमें होता है कि यहाँ पर वो क्षेत्रफल दिखाते हैं। ठीक है, क्या दिखाते हैं? ये क्षेत्रफल दिखाते हैं। तो यहाँ पर पटवारी लेखपाल लोग भी इसका यूज करते हैं ग्राफ का जनरली। ठीक है, तो ये हमने देखा, और इससे संबंधित थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है, एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है। क्या है? आयत और समांतर चतुर्भुज का क्या समान है? क्षेत्रफल समान है। ठीक, आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। परंतु कक्षा 4th के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया। कौन सी क्लास के हैं? ये 4th क्लास के हैं। ठीक, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो आप क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी हायर क्लासों का अलग आंसर रहता है और प्राइमरी क्लासों का अलग आंसर रहता है। ठीक, चलिए तो यहाँ पर क्या दिया? परंतु कक्षा 4th के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। क्या उत्तर दिया? क्योंकि वो 4th क्लास के हैं अभी। ठीक है, तो क्या उत्तर दिया? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। क्योंकि यहाँ की बताया क्या है, ये दोनों का क्षेत्रफल समान है, लेकिन वो क्या बता रहे हैं कि नहीं, इसका क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक ने शिक्षार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर, मगर वो बच्चे क्या है, दोनों समान, लेकिन बच्चे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल अधिक है। किसका अधिक है? समांतर चतुर्भुज का। अब टीचर क्या करे, कैसे उसको समझाए कि नहीं ये अधिक नहीं है, ये समान है। ठीक है, तो किन चीजों का, किन सामग्रियों को यूज करके समझाएंगे टीचर। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख लेते हैं। कागज मोड़ने के प्रयोग से, कि पैमाने के प्रयोग से, कि जियो बोर्ड के प्रयोग से, कि आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से। कागज मोड़ने के प्रयोग, कागज मोड़ के आप कैसे समझा सकते हो कि यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक है। ठीक है, कि आपके पास कोई एक कोरा कागज है, आपने इसे मोड़ दिया, तो इससे कैसे नहीं हो सकता ये। ठीक, तो ये आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। पैमाने के प्रयोग से, आप पैमाने यूज करके इसमें करने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। अब ये तीसरा क्या? जियो बोर्ड के प्रयोग से। ठीक, क्या दिया हुआ है? जियो बोर्ड के प्रयोग से।
ठीक, तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात हो रही है। ठीक है, अधिक और कम की बात हो रही है। तो अधिक और कम जियो बोर्ड में हम ये नहीं दिखा सकते। जियो बोर्ड में हम क्या है, क्योंकि रबर के बने होते हैं उसमें, तो हम जियो बोर्ड में जो भी डायग्राम रहता है उसमें रबर के तरीके से आप उसको चीज़ों को जो भी डायग्राम आप बनाना चाहोगे तो आप बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर पूछ क्या अधिक और कम की बात हो रही है, तो आप उसमें नहीं जियो बोर्ड में भी नहीं समझा सकते हो। आप ज़्यादा अच्छे तरीके से किस में समझा सकते हो, ग्राफ पेपर में। कैसे समझा सकते हो थोड़ा देर बता देते हैं आपको, या समझ लेते हैं यहीं पर। जैसे कि हम अभी देखे थे कम अधिक की जब बात हो रही थी, वृद्धि की बात हो रही थी कि 0.3 यहाँ पर बिजनेस कितना चला, 0.3% की हमको लाभ हुआ इतने सन में। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर हमको ये 1999 में क्या हो गया, हमारी वृद्धि हो गई 0.7 हो गया। फिर क्या हुआ 2 साल बाद, फिर गिरावट आ गई तो 0. क्या हो गया 5। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कम अधिक की बात हो रही हो तो किस में यूज करेंगे हम, ग्राफ पेपर के तरीके से हम बच्चों को समझा सकते हैं। ठीक, तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रिड पेपर। क्या है, ग्रिड पेपर। ठीक है, तो ग्रिड पेपर को ही क्या कहते हैं, संख्या चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, संख्या चार्ट। चलिए देखते हैं इनका यूज कहाँ, इसका संबंध दशमलव संख्याओं को लिखने में किया जाता है। किसमें, दशमलव संख्याओं को लिखने में किया जाता है, और 2 या 2 से अधिक दशमलव संख्याओं की तुलना करने में भी होता है। तुलना करना मतलब बताना कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम, इसके तहत पहले के तहत दूसरा कितना कम है कितना ज़्यादा है। ठीक, और इसमें किस में होता है, दशमलव संख्याओं को लिखने में होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे होता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर बताते हैं कि ये क्या है, 0.1 है। जैसे आपके पास ये छोटे छोटे ब्लॉक दिए हुए हैं। ठीक है, इन ब्लॉकों को हम ऐसे बना करके क्या कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ये 0.3 है, ये क्या है 0.03 है। तो आप कैसे बच्चे को इसमें संख्या चार्ट के तहत आप समझा सकते हो कि कौन सा बड़ा है। आप अगर आप यहाँ पर 0 रख करके बता सकते हो कि कौन सा है, ये 0.30 होगा, ये 0.03 होगा, तो 3 बड़ा होगा या 30 बड़ा होगा। तो आप यहाँ संख्या चार्ट की मदद से आप बच्चों को दशमलव को लिखने में और तुलना करने में कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो आप ये भी इसमें से समझा सकते हो संख्या चार्ट की सहायता से। ठीक, तो हमने ये भी जान लिया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लें किस टाइप के क्वेश्चन, ये सीटेट के आए हुए सारे क्वेश्चन है। ठीक, केबीएस से भी कोई क्वेश्चन है, इनमें से कई सारे क्वेश्चन सीटेट के भी हैं। ठीक, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या, कक्षा 4th के विद्यार्थियों को समझाने के लिए, क्या करने के लिए, समझाने के लिए 1/10 या 1/100 में बड़ा है, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर शिक्षण ऐसे लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है, क्या समझाने के लिए कि 1/10 जो होता है 1/100 से बड़ा होता है। कैसे समझाओगे आप बच्चे को, आप कैसे समझाओगे, जैसा कि हमने पहले देख लिया है यहाँ पर कम अधिक की बात करके। ठीक है, कि यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर 0.03 है, तो आप ब्लॉक बना करके क्या करोगे, ब्लॉक बना करके आप समझा सकते हो बच्चे को। ठीक है, तो यहाँ पर आप 30 कर दोगे, 0.3 कर, तो बच्चे को बता सकते हो कि ये 30 बड़ा है, ये 0.3 छोटा है। ठीक, तो हमने ये भी समझा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आए हुए क्वेश्चन है, आप इनको देखा और डायरेक्ट आप सॉल्व कर, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रिड पेपर हो जाएगा, इसी को संख्या चार्ट भी कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। 10 ग्राम का यूज चूंकि हम 2D आकृतियों में करते हैं, तो ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। गिनतारा अबेकस का हम जोड़ में, स्थानीय मान में, डाइंस ब्लॉक का भी यूज हम नहीं करते, इसमें हम करते हैं संख्या चार्ट एक ग्रिड पेपर का। ठीक, जब भी आपसे क्वेश्चन बने कि ये कम अधिक की बात हो, कम अधिक की और दशमलव की बात हो रही हो, तो आप किस में यूज करोगे, डायरेक्ट आंसर किस में करोगे, संख्या चार्ट या ग्रिड पेपर में करोगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना चाहिए। अगर आप किसी संख्या का निरूपण कर रहे हो, बच्चे को समझा रहे हो दशमलव संख्याओं को, तो उससे पूर्व की जानकारी क्या होनी चाहिए। अगर आप दशमलव संख्याओं को बताएं, जैसे कि 0.3, 0.03, इन चीज़ों का अगर आप समझा रहे हो तो क्या मतलब है, कैसे आप इनको समझाने से पहले कौन सी जानकारी, इस ऑप्शन से पहले ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसकी जानकारी देने से पहले बच्चे को आप क्या समझाओगे ताकि उसको ये चीज़ समझ आ जाए। ठीक, तो देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। पहला योग है, क्या आप जोड़ सिखाओगे, क्या आप घटाव सिखाओगे, क्या आप प्लेस वैल्यू सिखाओगे, क्या आप मल्टीप्लिकेशन, क्या सिखाओगे। आप दशमलव निरूपण को समझाने के लिए तो आप क्या सिखाओगे, तो आप जाहिर सी बात है आप क्या सिखाओगे, स्थानीय मान सिखाओगे। ठीक है, क्योंकि इनका स्थान क्या है,
0.3 और 0.03। आप सिखाओगे कि ये दशमलव की संख्याओं का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 जीरो है, ठीक है, यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर 0.03। तो बताओगे कि आप इसका स्थान क्या है। जब आप स्थानीय मान निकालोगे तो इसमें क्या बताओगे, ये 3 का हम 0 का क्या प्लेस वैल्यू होगी, ठीक है, इस 3 की क्या प्लेस वैल्यू होगी। तो इन सबको आप क्या बताओगे, किसमें बताओगे, स्थानीय मान के तहत बताओगे, ठीक है। चलिए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में क्वेश्चनों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें, ठीक है, क्योंकि ये फ्री क्लासेस है तो सभी को लाभ मिलना चाहिए, ठीक। चलिए देखते हैं, कक्षा 4 के अधिकतर शिक्षार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणन से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती। क्या है, यहाँ पर 4th क्लास का शिक्षार्थी है और वो क्या सोचते हैं, अधिकतर विद्यार्थी क्या सोचते हैं, एक कक्षा 4th की आप क्लास जरूर ध्यान रखिए कौन सी क्लास के बच्चे हैं, ठीक। तो ये क्या सोचते हैं कि दो संख्याओं का आप गुणा करोगे तो क्या होगा, जो उनका रिजल्ट मिलेगा क्या होगा, हमेशा दोनों संख्याओं से बड़ी होती। ये क्या कौन सोचता है, एक कक्षा 4th के शिक्षार्थी सोच रहे हैं, ठीक, ना कि बड़े। तो आप यह कैसे आप अगर आप टीचर हैं तो आप कैसे समझा पाओगे बच्चों को कि ये सदैव सही नहीं होता। कैसे समझाओगे कि दो संख्याओं के जब आप गुणा करोगे तो जो उसका रिजल्ट मिलेगा हमेशा जो पिछली संख्याएं होती हैं उससे बड़ी या छोटी नहीं, जो भी है यहाँ पर ऑप्शन आपका। तो आप कैसे समझाओगे इन चीज़ों को, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट क्या कहता है, पूर्ण संख्या और एक भिन्न के गुणन की कलन विधि। यहाँ पर क्या आपको मिल गया, एक आपका कलन और परिकलन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो आपका यहीं से कलन विधि आपने देखा कि बात यहाँ पर किस क्लास की हो रही है, बात 4th क्लास की। डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर रॉन्ग कर दोगे, क्यों, क्योंकि आपको कलन शब्द दिख गया और यहाँ पर 4th क्लास में कलन और परिकलन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक। कुछ ऐसे कीवर्ड हैं सीटेट के लिए या यूपी टेट में, आप किसी दिन क्लासेस उसकी अलग से लूंगी ताकि आपको बताऊंगी कि ऐसे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो कि आपको डायरेक्ट वो अगर अपने अब शब्दों में दिख गए, आपके ऑप्शन में वो शब्द मिल गए आपको, तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, रॉन्ग कर देना, ठीक। मैं चर्चा करूँगी, वीडियो बनाऊंगी उसके लिए, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, कुछ वर्ड हैं चर्चा कर लेते हैं, जैसे तक, ठीक, मात्र, केवल। तो ये आपके एग्जामों के लिए क्या होते हैं, निगेटिव वर्ड हैं। इनको जहां भी यूज किया जाएगा आप डायरेक्ट आंसर क्या कर दोगे, रॉन्ग कर दोगे, ठीक। फिर क्या कह रहा है सेकंड, इसी संख्याओं के बार बार प्रयोग से, यहाँ पर बार बार योग करने से, बार बार का मतलब रटंत प्रणाली, और रटंत प्रणाली बिल्कुल नहीं लाना है, रटंत प्रणाली से मुक्त होना है, ठीक। चलिए अब समझने की बारी है, ठीक, रटने की बारी नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन क्या कहते हैं, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि प्रदर्शित करके। क्या, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि, यहाँ पर भी आपको कलन वर्ड मिलेगा, क्या हो गया आपका आंसर, रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हुआ। और यहाँ पर बार बार ये रटंत की बात हो रही है, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। कलन विधि की बात हो रही है, रॉन्ग हो गया। आपका बचा क्या आंसर, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बात यहाँ पर किसकी हो रही है, तो क्यों हो, थोड़ा ये भी जान लेते हैं हम। यहाँ पर संख्याओं की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, संख्याओं की, ठीक है। तो इनमें आपका ऑप्शन जब ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, तो बात संख्याओं की हो रही है, तो आप ग्रेड पेपर में भी संख्याओं की गुणन संबंधित आप प्रदर्शित कर सकते हो संख्याओं को, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्या है, डॉट पेपर। क्या है, डॉट पेपर। डॉट पेपर देख लेते हैं क्या होता है, ये है आपका डॉट पेपर, ठीक। चलिए, डॉट पेपर को ही और दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, बिंदु सीट कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु सीट कहते हैं, ठीक। और क्या कहते हैं, बिंदु पटल भी इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं, बिंदु पटल भी इसी को कहते हैं, ठीक। तो आप इनको नोट कर लीजिएगा क्योंकि इन्हीं शब्दों से भी क्वेश्चन बन सकता है, जरूरी नहीं कि डॉट पेपर ही नाम आए क्वेश्चन में, ठीक। बिंदु सीट भी कह सकता है, बिंदु पेपर भी, बिंदु पटल भी कह सकते हैं, ठीक। तो आप इन शब्दों को नोट कर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, ठीक। थोड़ा इनका यूज देख लेते हैं, कहाँ होता है, ज्यामिति के सममित आकृतियों को पहचानने में। कहाँ होता है, ज्यामिति की सममित आकृतियों को पहचानने में। दूसरा कहाँ होता है, परावर्तन की अवधारणा में समझने में, ठीक है। तो ज्यामिति की आकृतियों को समझने में, इसमें पहचानने में होता है परावर्तन। देख लेते हैं परावर्तन कैसे होता है। जैसे कि अगर कोई बिल्डिंग बन रही है बड़ी सी, ठीक है, ये बिल्डिंग बन रही है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा तो जस्ट इसके सामने होगा, जो इसकी शैडो होगी सामने होगी, ठीक है। तो ये परावर्तन की अवधारणा भी समझाने में ये आकृतियां जो होती हैं, ये ज्यामितीय आकृतियां छोटी 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 छोटी, तो ये भी आपको यही निरूपित करती हैं, ठीक है। चलिए, इससे क्वेश्चन कैसे बन, थोड़ा ये भी हम जान लेते हैं। कक्षा 4th में सममित और परावर्तन की आया हुआ सीटेट 2015 में आया हुआ है, ठीक। कक्षा 4th में सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है, किसके लिए, सममित और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं के लिए, ठीक। सममित हमने देख ही लिया, अभी देखा है हमने, किसमें देखा है, डॉट पेपर, ऑप्शन नंबर बी देखा है, ठीक। गिनतारा आपका होगा नहीं, द्विमुखी पटल होगा नहीं, मोतियों की माला वही अबेकस है,
गिनतारा को आप क्या कह सकते हो, अबेकस भी कहते हैं, और वही मोतियों की माला है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। क्यों होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कल भी समझाया था और आज भी। अगर आप कल की क्लासेस नहीं देखोगे तो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर और भी डिटेल से समझाया गया है। ठीक, चलिए, तो आप ये नहीं कि आज की क्लास देखो तो प्रीवियस ना देखो, क्योंकि आज की क्लासेस से जुड़ा हुआ ही कल की क्लासेस रहती है, क्योंकि आज से जुड़ा हुआ ही हमारा कल निर्धारित करता है। ठीक, अगर आज अच्छा मेहनत कर लेंगे तो कल ही हमारा भविष्य निर्धारित करेगा कि क्या होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं। ठीक, लेकिन आज सक्सेस लेना है और हम तैयारी में बिल्कुल जुटे हुए हैं। ठीक, आप भी अपनी तैयारी बनाए रखिए। चलिए, तो बस आज के लिए बस इतना ही। आप इसे शेयर कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नए हैं तो, और हर घर में, हर रिश्तेदार, हर भाई बहन को इसे आप बिना बोले हुए, मेरे बिना कहे हुए ही आप इसे शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।